हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पहला चैप्टर का कुछ इकोनॉमी के बारे में जाने और उसका कितना टाइप्स होता है उसके बारे में जाने, आज हम पहला चैप्टर को जितना हो चुका था उससे आगे की ओर जा रहे हैं। ये लाइन बाय लाइन महेश बर्नवाल का इंडियन इकोनॉमी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ रेगुलेशन। फ्री मार्केट इकोनॉमी। It is a type of economy which is free from the control and regulation of government। फ्री मार्केट इकोनॉमी का क्या है मतलब, ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं रहता है। ये इंडिविजुअल किसी पर्सन के हाथ में, जितना भी देश के अंदर जितना भी पूंजीपति है, जितना भी लोग है, वो उसका वर्चस्व रहता है लैंड लेबर कॉस्ट पे। वो ही सारा चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, वो ही सारा चीज़ को बेचते हैं। इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कुछ भी नहीं रहता है। अंडर दिस सिस्टम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आर रेगुलेटेड बाय फोर्स लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही ये सब का प्रोडक्शन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। Resource for production are based on urban private ownership and they make their decision with desire of maximize profit। प्राइवेट जो ओनरशिप रहता है उसका मेन फोकस यही रहता है कि हम कैसे मैक्सिमाइज करें अपना प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा। वो किसी के बारे में नहीं सोचता है, क्या गरीब क्या अमीर, वो किसी के बारे में नहीं सोचता। वो सब सिर्फ सोचता है तो वो प्रॉफिट के बारे में, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें। ऑल्थो देयर इज नो फ्री मार्केट इकोनॉमिक बट इकोनॉमिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑस्ट्रेलिया कम क्लोज टू दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ये पूरा विश्व में पॉपुलर नहीं है, कुछ ही गिने चुने देश में ये इकोनॉमिक को अपनाया गया है, जैसे यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया। यूनाइटेड स्टेट अपनाया, वो भी चाहता है कि अब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर जाएं। मिक्स्ड इकोनॉमी में यह फ़ायदा होता है कि दोनों के फ्री इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी का दोनों मिलावट रहता है। उसमें गवर्नमेंट भी कुछ चीज़ में अपना योगदान देते हैं और प्राइवेट सेक्टर तो देता ही है। इससे डेवलपमेंट होता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी मिक्स्ड इकोनॉमी के थ्रू हो पाता है। इसमें गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस आते हैं और वो लोगों में बांटते हैं और वेलफेयर, उनका लोगों का वेलफेयर करना चाहते हैं गवर्नमेंट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिज्म इज द इकोनॉमी सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट और कॉरपोरेट ओनरशिप, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम प्राइवेट ओनरशिप पर डिपेंडेंट रहता है, उसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सब प्राइवेट के हाथ में रहता है। कैपिटलिस्ट फेवर ए सिस्टम ऑफ फ्री इंटरप्राइज विच मीन्स गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन इकोनॉमिक, दैट लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल मेक श्योर दैट economy run most efficiently in meeting people needs। capitalist is a character of competition to produce good economic good and service। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं रहता। सब जितना भी लैंड लेबर कैपिटल, जितना भी इन्वेस्टमेंट सब प्राइवेट के हाथों में रहता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो रीच होते जाते हैं। इसमें रीच और
पुअर के बीच बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। कुछ ही पूंजीपतियों के हाथ में सारा संपत्ति आ जाता है। ये एक बेस्ट बेस्ट वे नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए। Command economy. Under these systems, the resource of production are completely under government control regulation. The function of economy is called control, based by control planning. अब कमांड इकोनॉमी जितना भी लैंड लेबर कॉस्ट कैपिटल जितना भी चीज़ है सब गवर्नमेंट के हाथों में रहता है। जैसे यूएसएसआर, रसिया अपने हाथ में सारा चीज़ ले लिया गवर्नमेंट। इससे क्या होता है, बहुत करप्शन इंडस्ट्री सेक्टर में आ जाता है। कोई लोग जब सब सरकार के हाथ में रहता है तो सब लापरवाह हो जाते हैं उस देश के लोग, और ज़्यादा से वो प्रोडक्शन पे ध्यान है। प्राइवेट मतलब किसी भी चीज़ का प्राइवेट होना एक बहुत अहम भूमिका रहता है। उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहता है। वो ज़्यादा गेन करना चाहते हैं प्रॉफिट। इस विकास का सबसे बढ़िया तेज़ी से विकास करना चाहता है तो पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत अच्छा रहता है। उसमें प्राइवेट के हाथों में सब चीज़ रहता है। लोगों एक गवर्नमेंट का एक जरा सा भी इंटरफेयर नहीं रहता है। लेकिन कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट ही सब चीज़ कहता है। वो बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस मांगता है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत तरह का पेपर वर्क मांगता है, बहुत तरह का अड़चन डालता है कोई भी इंडस्ट्री खोलने में। इसलिए कमांड इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं रहता। ड्यू टू लेक कंपटीशन, रिसोर्स एलोकेशन इज इनएफिशिएंट, कंज्यूमर हैव वेरी लिटिल चॉइस। बहुत कम ही मार्केट में बहुत कम उत्पादन होने के कारण कंपटीशन बहुत कम होता है। कंपटीशन बहुत कम होने के कारण कंज्यूमर पास बढ़िया से बढ़िया चीज़ लो कॉस्ट में नहीं मिल पाता है। इससे कॉस्ट भी हाई रहता है। कमांड कम्युनिस्ट सोशलिस्ट country such as former of Soviet Union, USSR, North Korea exhibit such type of economic system, socialist economy. It is a economic system in which production are owned by collective unit community to ensure equitable distribution of resource in order to meet human needs, instead generate profit. Socialists tend to favor of corporation, whereas capitalist is a character of competition. कैपिटलिस्ट में बहुत सारा कंपटीशन होता है, लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट लोगों के बारे में सोचते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रॉफिट के लिए वो स्टेप उठाते हैं। इस स्टेप जैसे लेबर का भी वो बात को सुनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को अपने फेवर में करना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं करवाते हैं लेबर से। और कैपिटलिस्ट में क्या होता है, वो 24 घंटा काम निरंतर करने रहते हैं। वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ हो, कैसे ग्लोबल लेवल में नंबर 1 हो। सब चीज़ कैपिटलिज्म में हमेशा प्रॉफिट के बारे में ही सोचा जाता है, लेकिन सोशलिज्म में लोगों का वेलफेयर के बारे में भी सोचते हैं। A form of socialism called communism sprang up based on writing of Karl Marx and Friedrich Engels. Communism advocated class struggle and revolution to establish a society of cooperation with a strong government.
control. Communism predominated in former Soviet Union and much of Eastern Europe during the Cold War era. Currently, it dominates in China and Cuba, but its influence had reduced owing to disintegration of Soviet Union. Mixed economy. This type of economy consists of combination of public sector and private sector unit. Here, government is decision makers for public sector. Individual industrialist make decision for प्राइवेट सेक्टर. हम लोग का जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाता है. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर काम करे, लेकिन गवर्नमेंट उसमें लाइसेंस के थ्रू हल्का कंट्रोल में किया हुआ रहता है इंडस्ट्री को. इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा के लिए वो जैसे चाइल्ड लेबर नहीं हो, कम उम्र का बच्चा को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करने दे, ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में काम करने नहीं देना चाहिए. इस सब पर गवर्नमेंट बहुत सारा वे से उसको एनजीओ का भी ध्यान में रखते हुए, चाइल्ड लेबर यूनियन का भी ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट बहुत सारा स्टेप उठाता है. गवर्नमेंट उससे टैक्स भी कलेक्शन करता है और फिर लोगों में बांटता है. मिक्स्ड इकोनॉमी में बहुत सारा फायदा है. इट बेसिकली इनकॉर्पोरेट्स गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन मार्केट बेस्ड इकोनॉमी. Classification of economy based on extent of development on the basis of parameters such as per capita income or GDP, level of industrialization, general standard of living, extent of public infrastructure, and the country has been classified the developing, underdeveloped or least developed. इकोनॉमिक का क्लासिफिकेशन कहते हैं उसके डेवलपमेंट के हिसाब से. इसमें क्या किस तरह का रेगुलेशन लगा के हम लोग जो अभी पीछे देखें कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी को हम लोग जो जैसा कि देखें पिछले पेज में, वो था बेसिक ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से, और ये डेवलपमेंट के हिसाब से अब क्लासिफिकेशन करते हैं इकोनॉमिक का. Developed countries, the economy which enjoy high level of per capita income and high level of living standard are called developed economy. जिसका पर कैपिटा इनकम हाई है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस देश का हाई है, वो डेवलप कंट्रीज में आता है. जैसे यूएसए, चाइना, जापान. डेवलप कंट्री जो है ज़्यादातर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर with higher exploitation of resource along with technology advancement. डेवलप्ड कंट्री जो है वो इंडस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देता है और सर्विस सेक्टर में वो प्राइमरी सेक्टर के बारे में नहीं सोचता है. ज़्यादा पैसा सर्विस सेक्टर में है, इसलिए सर्विस सेक्टर को बहुत बढ़ावा देता है. और इंडस्ट्री पर भी बहुत वर्चस्व जमाए रहता है. ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक हब, कंट्री को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाया रहता है. ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का वो प्रयोग करता है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड को लगाता है और नया टेक्नोलॉजी को विकास करता है और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है. दे ऑल्सो हैव ए हाई रैंक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंडेक्स. HDI में भी उसका बहुत हाई रैंक रहता है उस कंट्री का. जिसने रिलीज किया था वर्ल्ड बैंक ने HDI इंडेक्स को लाया था, उसमें भी बहुत भूमिका रहता है.
developing country, the country which are not developed yet but passing through the process of growth and development to become more advanced economy called developing economy. डेवलपिंग इकोनॉमी में जो डेवलप नहीं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस से जा रहा है, वो ज़्यादा एडवांस नहीं है। जैसे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया, टर्की, थाईलैंड। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन डेवलपिंग country is generally shifted from primary to secondary and tertiary through per capita income relatively lower than developing country, and it is gradually rising owing to improvement in national income and of country। वो नेशनल इनकम को इम्प्रूव करता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस देश का कंट्री का आदमी का जो रहता है वो डेवलप कंट्री से कम रहता है। वो पर कैपिटा इनकम भी उसका डेवलप कंट्री से कम रहता है। और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, countries having lowest indicator socio-economic developed of lowest HDI rating, HDI रेटिंग जो रहता है लीस्ट डेवलप कंट्री का, वो बहुत ही कम रहता है डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के मुकाबले। दीज कंट्री आर मार्क बाय हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बहुत ज़्यादा रहता है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा रहता है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम रहता है, ग्रोथ रेट भी पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा रहता है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइक्वल रहता है, और फिर ज़्यादातर वो प्राइमरी सेक्टर में ध्यान देते हैं, और टेक्नोलॉजी बहुत ही ख़राब रहता है उस देश का, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। अब इनकम के थ्रू क्लासिफिकेशन करेंगे हम इकोनॉमिक का। लोअर इनकम इकोनॉमी, मिडिल इनकम इकोनॉमी और हायर इनकम इकोनॉमी। ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम इज लेस देन इक्विवेलेंट टू USD 1045। मोस्टली द अफ्रीकन कंट्रीज बिलोंग टू दिस कैटेगरी along with Afghanistan, Nepal from Asia with total 28 countries, Somalia at the bottom। Lower middle economy gross national per capita income lies between USD 146 495। example India, gross national per capita income lies between 4095 to 12695। example China, पर कैपिटा इनकम 12,695 तक, और इसमें है USA, UK और कनाडा। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल रिलेशन। ग्लोबल रिलेशन किस तरह से है, जैसे ग्लोबल एक कंट्री दूसरे कंट्री से कैसे कितना लेन देन करता है, एक कंट्री कितना दूसरे कंट्री से कितना डिपेंडेंट है। ग्लोबल रिलेशन के एक कंट्री से दूसरे कंट्री का रिलेशन किस तरह है, एक कंट्री और बहुत सारे कंट्री का रिलेशन उससे किस तरह है, इससे बेसिस पर हम इकोनॉमी को क्लासीफाई करते हैं। जैसे क्लोज्ड इकोनॉमी,
An economy is said to be closed if no trade access to other economy. In this economy, consumer get everything within the border of country. इस ये क्लोज्ड इकोनॉमी, ये बॉर्डर के बाहर से कुछ भी मंगा नहीं एक्सपोर्ट करते हैं ना इंपोर्ट करते हैं। ये क्लोज्ड रहते हैं, दूसरे देश से इसको कोई लेना देना नहीं है। जो कंज्यूमर है वो देश के अंदर से ही सब सामान उत्पादन करते हैं और लेते हैं। गवर्नमेंट पुट ट्रेड रेस्ट्रिक्शन through tariff duties instrument for regulating import and export. Brazil is one example of closed economy. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ट्रेड गवर्नमेंट के द्वारा रेस्ट्रिक्शन किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चीज़ इंपोर्ट होता है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को लगाया जाता है। इससे उसका जो दूसरे देश का सामान है वो उस देश में नहीं पहुंच पाता है। ओपन इकोनॉमी, एन इकोनॉमी इज सेड टू बी ओपन इफ इट हैज ट्रेड रिलेशन विथ अदर इकोनॉमीज। इन दिस इकोनॉमी मार्केट इज मोस्टली फ्री फ्रॉम ट्रेड बैरियर। ओपन इकोनॉमी में कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं है, ये फ्री एक दूसरे से सामान ले सकता है, ले जा सकता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी से कर सकता है। एक देश का सामान दूसरे देश में बेच सकता है, उस देश का सामान इस देश में ला सकता है। इसमें लेन देन कोई भी गुड्स और या सर्विस हो, लेन देन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। ये एक दूसरे से आसानी से जुड़े रहते हैं और अपना गुड्स एंड सर्विसेज को लेन देन करते रहते हैं। एन इकोनॉमी इज द डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट फ्रीडम टू परस्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इट्स चॉइस, द सस्टेबिलिटी ऑफ कंट्री टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक साइकिल। अब इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर। अग्रेरियन इकोनॉमी, if the share of primary sector agriculture and allied activity in the economy 50% more in GDP of a country, it is said to be 50% से ज़्यादा अगर प्राइमरी सेक्टर पे कोई लोग डिपेंडेंट है तो 50% से ज़्यादा जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन रहता है एग्रीकल्चर का, तो वो हो गया एग्रीरेरियन इकोनॉमी। इंडिया ट्रेडिशनली रिमेन agrarian economy since its large section of population was involved in allied activity known as dependency ratio, but recently it shifted service sector from where major part of GDP contribution come from। इंडिया जो है कुछ 10-20 साल पहले वो अग्रेरियन ही था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट मिलता था तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही बहुत सारा लोग इन्वॉल्व होते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते थे। इसमें जीडीपी का भी योगदान होता था ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कुछ हाल फिलहाल के जब से 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया, लोग बहुत तेज़ी से एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके सर्विस सेक्टर में जाने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आई, लोग उस कंपनियों ने इन्वेस्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला, ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करने लगे। उससे सर्विस सेक्टर में बढ़ा हुआ टूरिज्म आता है हमारे देश में, बहुत सारा लोगों को उससे बेनिफिट होता है, सर्विस मिलता है, उससे सर्विस का जनरेशन होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ा,
और फिर कोई दुकान खुल गया, हॉस्पिटल खुला, सब ये सब सर्विस सेक्टर में आए। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, if the secondary sector manufacturing and construction contribute to more than 50% in GDP of the country, it is called industrial। जब 50% से ज़्यादा अगर मैन्युफैक्चर और कंस्ट्रक्शन में अगर कोई देश का जीडीपी मिल रहा है तो उसको सेकेंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। 50% से ज़्यादा जीडीपी जब इंडस्ट्री सेक्टर से आने लगा तो वो हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर। वेस्टर्न इकोनॉमी, मोस्टली यूरोप कंट्रीज दैट रिमेन ए क्रेडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूएसए जो प्राइमरी नॉन एज इंडस्ट्री, इसमें यूएसए एक नाम यूएसए है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में। मोस्ट कंट्री बिलोंग टू द ब्रैकेट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी फॉल इन कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी। अब सर्विस सेक्टर, इफ द टेरिटरी सेक्टर कंट्रीब्यूट 50% मोर देन टू जीडीपी ऑफ कंट्री देन इट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। जब टेरिटरी सेक्टर का योगदान होगा 50% और ज़्यादा योगदान 50% और उससे ज़्यादा जीडीपी में योगदान देगा तो वो सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। Most of island country Maldives, Mauritius, Thailand dependent on tourism sector for major part of its income or GDP. India economy has also witnessed a paradigm shift from agrarian to service sector such that it contribute around 54.77 to India GVA। जैसे टूरिज्म हो गया, जो देश में टूरिज्म आता है वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होता है तो लोगों को काम मिलता है, सर्विस सेक्टर मिला उसमें। वहाँ आसपास में होटल, रेस्टोरेंट और बहुत सारा चीज़ खुला तो उससे सर्विस सेक्टर का जनरेशन हुआ। इसलिए जो आइलैंड कंट्री है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं और उसमें सर्विस सेक्टर में अपना योगदान देते हैं और उसी से देश का जीडीपी बढ़ता है सर्विस सेक्टर में। ट्रेडिशनल इकोनॉमी इज द टाइप ऑफ इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन विच इज गाइडेड बाय कस्टम, ट्रेडिशन एंड बिलीफ फॉर production and distribution of goods and service. Under this system there is no provision of exchange of commodities on currency or monetary basis, rather it use the barter system of exchange. It is generally defined primitive and underdeveloped type of अब सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है उसको कितना सेक्टर में बांटा गया है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, क्वाइनरी सेक्टर एंड क्वाइनरी सेक्टर। पांच सेक्टर में इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है। ए nation economy can classify divided into various sector to define proportion of people engaged in particular sector. Generally, economic divide in 5 sector based on engagement of people. Primary sector, this sector is involved in extraction or harvesting of natural resource product
from the earth. It include production of raw and food material. अगर इस सेक्टर में जो आता है वो है नेचुरल रिसोर्स से, नेचुरल रिसोर्स और अर्थ से जो प्रोडक्ट, अर्थ से जो प्राइमरी सेक्टर में जैसे हो गया फिशिंग, जो नेचुरल रिसोर्स से जुड़ा हुआ है, जैसे माइनिंग हो गया नेचुरल रिसोर्स से है, फिशिंग हो गया नेचुरल रिसोर्स से है, फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट जो है वो भी नेचुरल रिसोर्स से, इस सेक्टर में वही सब आता है, नेचुरल रिसोर्स से जुड़ा हुआ चीज़। पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड also considered a part of primary sector. As an economic develop, the share of primary sector is total production and employment goes down. Secondary sector. The secondary sector of economy refer to production of finished good through the process of manufacturing. सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी का सेकेंडरी सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोड्यूस किया गया चीज़ है जो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। जैसे जैसे आयरन ओर निकला था उससे आयरन बन गया, ये सेकेंडरी सेक्टर में आया। जैसे आयरन है उससे ऑटोमोबाइल कोई कार बन गया, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। और जैसे कपास है, कॉटन है, उससे कपड़ा बन गया तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। अंडर द इंडस्ट्रियल सेक्टर the natural product are changed into other form through process of manufacturing in factory of workshop. Manufacturing, processing, construction activity are included in this sector. Most economies in their process of development go through middle phase, transitory phase, where secondary sector become the largest sector of economy in term of production and employment, with decline in importance of primary sector. बहुत सारा इकोनॉमिक largest sector of economy, production and employment with decline importance of प्राइमरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे खोता जा रहा है और सब जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा देश का इकोनॉमी है वो सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर ही तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का को एम्प्लॉयमेंट देता है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी होता है। इंडस्ट्री है, बहुत सारा कॉटन क्लॉथ बना, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान बना, बहुत सारा स्टडी मटेरियल ये सब बनाता है, सब इंडस्ट्री के द्वारा ही बनता है, सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा ही। इंडिया इज एन एक्सेप्शन वेयर डायरेक्टली मूव to develop to service sector without any improvement in manufacturing capability owing high population and educated incapable youth. इंडिया ऐसा देश है जो डायरेक्ट प्राइमरी से टेरिटरी में जा रहा है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव यूनियन गवर्नमेंट एम टू बूस्ट impetus manufacturing sector Indian economy which witnessed decline in contribution of GDP. Territory sector. The territory sector of economy is also known as service sectors. This sector help in development of primary and secondary sector. Activity include in sector retail, transport, entertainment, tourism,
टेरिटरी सेक्टर जो है वो मदद करता है डेवलपमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। जैसे रिटेल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही तो जो हम लोग जैसे प्राइमरी सेक्टर में हो बहुत सारा राइस का उपज हुआ तो उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो ही ले जाते हैं एक दूसरे से। जैसे टूरिज्म हो गया, ये टूरिज्म हो गया जिसमें रोजगार भी देता है तो उसको टूरिज्म सेक्टर कहते हैं। इन एडवांस developed economies, the tertiary sector is the largest in terms of production and employment. Sometimes two more sector, quaternary and quaternary or quinary, are defined separately, even though they can be considered as part of service sector. Quaternary or quinary, this sector consists knowledge based activity। इसमें नॉलेज से रिलेटेड जो एक्टिविटी रहता है उसमें उस सेक्टर को का इकोनॉमिक को हम क्वार्टरनरी कहते हैं। क्लासिकल एंड केनेजियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक। क्लासिक मॉडल डेट वे बैक to year 17। classic economic theory tend to more accurate describe overall economic growth in long run। Economic support classic macroeconomic theory believe that economy in general self-correcting entity। The concept of pretty straightforward: in good times price and wage rise, while in bad time price and wage instead। Classic believe that the free market contains self-adjustment mechanisms that naturally aid economic without government assistance। Keynesian model of economy। Keynesian model across out dark depth of Great Depression 1930। The Keynesian model tend to more accurately describe overall economic growth in short term। Keynesian believe that the government and economists should take a step to assist economy in short run। The graph accurately supply aggregate demand macroeconomic point। Emerging model in the field of economic behavioral economy। Behavioral economy is a study of psychology it related to economic decision making process of individual and institution। ये बिहेवियरल इकोनॉमी एक साइकोलॉजी जैसे इकोनॉमी का साइकोलॉजी को स्टडी करता है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में योगदान देता है। जैसे यूएस एकेडमी रिचर्ड टेलर ऑन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2017 पायनियर ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड साइंस।
The theory is particularly useful for economies and markets who are looking in increased sale of encouraging change in behavior and consumer behavior. Economy is using nudge policies driven people's welfare economy. Welfare economy is a study of how a structure of market and allocation of economic good and resources determine overall well-being of society through application utility theory in macroeconomy. वेलफेयर इकोनॉमी में क्या होता है, जिस सोसाइटी को किस तरह से हम लोग अच्छा से पेश आए, सोसाइटी में किस तरह से लोगों की गरीबी को दूर करें, किस तरह से लोगों को जो गरीबी और अमीरी में एक बहुत बड़ा खाई है उसको हम मेंटेन करते हुए अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स लेकर गरीबों में कैसे बांटा जाए, वेलफेयर किस तरह से उसका उसका जीवन को और लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर किया जाए, उसके उसे अच्छा से क्या लोग सही पदार्थ का सेवन कर पा रहे हैं, लोगों को न्यूट्रिएंट्स मिलता है कि नहीं, वो अच्छे पानी का यूज कर पाते हैं कि नहीं, उसके पास अच्छा मकान है या नहीं, ये सब वेलफेयर इकोनॉमीज में आता है. Experimental economies, it examine human behavior in the field of in controlling laboratory setting. Data collected in experiment are used to estimate effect size, test viability in the religion market of circular economy. It promote reuse, sharing, repair, refurnish, remanufacturing, recycling, minimizing the use of resources, eliminated creation of waste, pollution, emission. It promote the use of biodegradable materials in manufacture of product. Biological nutrients go back in nature without any environmental damage. Application of economic drafting, physical policy, budget formation, drafting monetary policy, regulation, inflation, poverty estimate, drafting most suitable poverty elevation, determine the most feasible nature of an economy suited the country, optimum utilization of resources, category goods of basic merit, utilization. Human capital is a intangible asset quality not listed on company balance sheet. It can be classified as economic value, work experience and skill. It includes assets like education, training, intelligence, skill, health, other things like employer value of loyalty, punctuality. The concept human capital recognizes that not all labors is equal, but employer can improve the quality of capital by investing employee through enhancing education, experience, ability of employee, which will economic value employers of. थैंक यू. आज एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, कल से सेकेंड चैप्टर का क्लास होगा. देखिए दोस्तों, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान देना चाहते हैं. आप लोग को अच्छा से पढ़ाई कीजिए, हम आप लोग का मदद करेंगे. लाइन बाय लाइन इंडियन इकोनॉमी को हम पूरा कंप्लीट करेंगे.
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को और ग्रोथ कीजिए आप लोग। थैंक यू।